आपका आशीर्वचन, आपकी शुभकामनाएं हम सबको नई ऊर्जा प्रदान करेंगे और भगवान सूर्य आपको अक्षुण्ण ऊर्जा, तेजस्वी, मनस्वी, यशस्वी बनाए। आपका जीवन दीर्घायु हो। धन्यवाद। शांति से बैठ जाएं आप लोग। भारत माता की जय, भारत माता की जय, छठी मैया की जय, छठी मैया की जय, सूर्य भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय। पूर्वांचल सेवा समिति के द्वारा आयोजित छठ महापर्व के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री अजय मौर्य जी, नगर पालिका परिषद प्रतिमा के अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी जी, अध्यक्ष छठ पूजा समिति श्री एसपी सिंह जी, रविंद्र राणा जी, शक्ति वर्धन जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पूर्वांचल छठ सेवा समिति के सभी पदाधिकारीगण, सभी सदस्यगण और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथी, मीडिया के हमारे सभी मित्र, संचालन करने वाले महेंद्र प्रताप पांडे जी, जिन्होंने बहुत पुराने दिनों का स्मरण यहाँ पर कराया, और मनोज शाही जी, विश्वनाथ जी, नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी और सभी यहाँ उपस्थित हमारे सभी पूर्वांचल सेवा समिति के पदाधिकारी, महापर्व की शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और छठी मैया से प्रार्थना करता हूँ कि आपके परिवार में, जीवन में सुख समृद्धि हो, खुशहाली हो। छठ मैया सब प्रकार से हम सब पर कृपा करें। साथ ही में पूर्वांचल सेवा समिति के समस्त पदाधिकारियों का, उनके साथ आयोजक मंडल का भी बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत भव्य और दिव्य कार्यक्रम, शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। हमारे पंडित जी का भी वर्षों वर्षों से जो यहाँ पर विधि विधान से पूजा पाठ करके इस कार्यक्रम को संचालित करते रहे हैं। भाइयों बहनों, आज का ये पावन पर्व हमारी सनातन संस्कृति की उस उज्जवल परंपरा का प्रतीक है जिसमें आस्था, अनुशासन, तपस्या और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का एक साथ भाव दिखाई देता है। छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि हमारे जीवन मूल्यों, पारिवारिक संस्कारों का महापर्व है। मैं देख रहा था कल से खरना प्रसाद वितरण हुआ था शाम को। तो कल से व्रत प्रारंभ होगा और कल भी रहा, आज भी व्रत है और कल प्रातः काल है। लगभग मैं समझता हूं 24 पूरे 48 घंटे का ये कठिन व्रत हमारी माताएं बहनें करती हैं। ये पर्व हमें प्रकृति और पर्यावरण के बारे में बताता है, इसके महत्व को बताता है। और छठ महापर्व भारत की उस संस्कृति का प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसमें उगते सूर्य के साथ ही ढलते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है, अर्घ्य अर्पित किया जाता है, जो अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। छठ पर्व की विशेष बात यह है कि यह लोक आस्था का पर्व है। हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोग इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाते हैं, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो या हमारा उत्तराखंड हो। आज पूरे देश में छठ निर्बाध आस्था के साथ
मनाया जा रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में भारत के सनातन संस्कृति का वैभव आज संपूर्ण विश्व में हर दिशा में दिखाई दे रहा है। संपूर्ण विश्व में भारत की सनातन संस्कृति पहुंच रही है। हमारी सरकार भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनसे प्रेरणा लेकर उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। और अभी एसपी सिंह जी ने मुझे एक ज्ञापन दिया है, और खटीमा तो मेरा घर ही है और आप सब मेरा परिवार है। यहीं से मैंने जनसेवा की यात्रा प्रारंभ की थी, और इस क्षेत्र की प्रत्येक गली, प्रत्येक गांव, प्रत्येक मोहल्ला, प्रत्येक परिवार मेरे दिल के करीब है। और अब क्योंकि समय की व्यस्तता हो गई, अन्यथा मैं छठ के दिन प्रत्येक वर्ष दिन में 2-2:30 बजे से मोहम्मदपुर भुड़िया से प्रारंभ करके अंत में संजय रेलवे पार्क होते हुए पूर्वांचल छठ महासभा के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद, और शक्तिवर्धन यहां हैं, इनको देखकर मुझे पूज्य हमारे स्वर्गीय प्रेम प्रकाश सिंह जी का भी स्मरण हो रहा है। हमेशा वो हम लोगों का हौसला बढ़ाते थे यहां पर, और अपने साथ भोजन भी हम लोगों को करवाते थे। यहाँ पर लिट्टी चोखा हम लोग शारदा टाकिज में बनता था, वहाँ प्रत्येक वर्ष प्रतिभाग करते थे। और अंतिम कार्यक्रम हमारा जो है रात को 22 पुल पर जाकर संपन्न होता। मनोज शाही उस कार्यक्रम के संयोजक होते थे, और प्रातः काल फिर से उगते हुए सूर्य को मां शारदा, जगमुड़ा, मेलाघाट पूरे तट पर 22 पुल पर सब माताओं बहनों से मिलने के बाद उसके बाद फिर आगे का प्रस्थान होता था। इसलिए खटीमा में अभी एसपी सिंह जी ने बहुत सारी बातें मुझे दी हैं। इसमें गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस की बात कर रखी है। मैं इसको निश्चित रूप से टनकपुर बड़ा एक गंतव्य स्थल बनता जा रहा है। हमारा प्रयास है कि सभी ट्रेनें जो बरेली पीलीभीत पर जिनका स्टॉपेज होता है वो पीलीभीत बरेली से चलती हुई टनकपुर तक भी पहुंचे। मां पूर्णागिरी का धाम, शारदा मैया का धाम, मैं जरूर इसके लिए भारत सरकार में रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा। और भी जो ट्रेनें जो यहां से जा रही हैं, अभी देहरादून जाने वाली जो देहरादून टनकपुर एक्सप्रेस थी, उसको सप्ताह में 1 दिन चलाया जाता था। मैंने अनुरोध किया रेल मंत्री जी से, उन्होंने उसको 3 दिन चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है। और जैसे जैसे उसका लोगों का आने जाने का संख्या रहेगी, उसके अनुसार हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में पूरे सप्ताह भर ये ट्रेनें चलें। और भी ट्रेनें हमारी यहां से चलें, जिसका लाभ टनकपुर से चलने से खटीमा, बनमसा, पीलीभीत, मझोला आसपास के क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। आप ये निश्चित मानिए कि आने वाले समय में जिस प्रकार से मां शारदा कॉरिडोर का कार्य प्रगति पर है, निर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है। शारदा फ्रंट का काम, शारदा रिवर योजना, और उसके साथ साथ बहुत सारे जैसे आदि कैलाश यात्रा भी, उसका भी जो केंद्र है वो यही मार्ग होकर जा रहा है, यानी टनकपुर उसका केंद्र हो रहा है। अन्य बहुत सारे आदि कैलाश की यात्रा, कैलाश मानसरोवर की यात्रा, आने वाले समय में वेडिंग उत्तराखंड का जो एक कॉन्सेप्ट लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उससे भी हमारे खटीमा क्षेत्र के लोगों को भी भविष्य में बहुत लाभ मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त आपने भूड़ मोहलिया छठ घाट के लिए जो जमीन चिन्हित की गई है,
उसके बारे में जो औपचारिकता रह गई उसको हम लोग जल्दी ही पूरा करवाएंगे। और हमारी सरकार ने यहाँ पर खटीमा में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल से लेकर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमने जहां एक और खटीमा में हाईटेक बस स्टैंड का निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है, कुछ ही समय के बाद उसका लोकार्पण हो जाएगा। आधुनिक ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज 100 बेड का नया अस्पताल परिसर का निर्माण करके अनेक बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया है। शिक्षा के क्षेत्र में जहां केंद्रीय विद्यालय खटीमा में संचालित हो गया है, हमारे जनजाति के बच्चों के लिए यहां पर आवासीय एकलव्य विद्यालय संचालित हो गया है। उसमें और भी कुछ विस्तार होना है, उसके विस्तार का काम भी चल रहा है। वहीं अन्य गतिविधियों को गति देने के साथ ही युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए राष्ट्रीय स्तर के अत्याधुनिक खेल स्टेडियम का भी यहां चकरपुर बनखंडी में उसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। आने वाले समय में उसमें अन्य सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। ये सब काम क्षेत्र के हमारे युवा, नौजवान, छात्र छात्राओं के लिए आगे बढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए एक समय आप देखते थे खटीमा में बहुत जाम लगता था। खटीमा बाजार में निकलना भारी पड़ता था। टनकपुर से आने वाले लोग, चकरपुर से आने वाले लोग, या मैं कहूं कि मझोला और इस बड़ी अंजन या चारों बेटा इस क्षेत्र से निकलकर सितारगंज रोड जाना हो या टनकपुर की तरफ जाना हो, घंटों कई बार लग जाते थे। और कोई बड़ा पर्व हो, किसी दिन यात्रा निकल रही है, संगत निकल रही है, या कोई अन्य कार्यक्रम हो रहा है, जुलूसों का कार्यक्रम हो रहा है, तो पूछिए ही मत, 5-5, 6-6 घंटे तक भी शहर जाम हो जाया करता था। और गड्ढे बहुत हो जाते थे। ईश्वर बंसल जी यहाँ बैठे हैं, हंस रहे हैं, देख रहे हैं। इनके घर के सामने जो इनका मेन सितारगंज रोड पर घर है, कांडपाल जी वहीं पर, तो वहां कितनी धूल आती थी। पवन अग्रवाल जी होंगे तो यहाँ पर कहीं पर उनके घर में भी जो है खूब धूल भर जाती थी बाहर से। इतने गड्ढे हो जाते थे। आज हमारा ये मेन मार्केट के अंदर से जाने वाला टनकपुर की तरफ को रोड हो, सितारगंज की तरफ को जाने वाला रोड हो, पूरा पक्का हो गया है, हॉट मिक्स हो गया, और कई सालों से जो है उसमें कोई गड्ढे नहीं हुए। और साथ ही साथ बाईपास, उसके बारे में लोग बोलते थे कि बाईपास बनना बहुत कठिन काम है, क्योंकि वहां पर जिस क्षेत्र से बाईपास होकर जाना था उसके मुआवजे को लेकर बहुत विवाद होता था। मुआवजा दिया नहीं जा सकता था। लेकिन मैं धन्य है हमारे खटीमा का ये लघु भारत, इन्होंने आपस में मिलकर इतना अच्छा इंतजाम किया कि सबको मुआवजा भी मिल गया, आपस में प्रेम संबंध जैसे थे वैसे बने रहे, और बाईपास का निर्माण भी हो गया आपके सामने। शानदार बाईपास बन गया। इसके साथ ही नौसर पुल के निर्माण के साथ पूरे क्षेत्र में सड़कों का एक व्यापक नेटवर्क यहां पर बन गया है। यही नहीं भी हाल ही में हमारी सरकार ने खटीमा और टनकपुर के बीच में एक भव्य सैन्य स्मारक बनाने की भी घोषणा की है, जिस पर जल्दी ही कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हमने जहां एक और राजकीय महाविद्यालय खटीमा में M.Com और MSc की कक्षाएं शुरू कराई थी, वहीं अन्य जो अभी ऑनलाइन कोर्सेज है, अभी पहला शुभारंभ हमने उसका यहीं हमारा जो हेमती नंदन महागुड़ा स्नातकोत्तर महाविद्यालय है वहां अभी शुरुआत की है, जिससे कि हमारे इस क्षेत्र के रहने वाले सभी छात्र छात्राओं को उनके घर में ही रहकर कहीं उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तमाम अनुभवी और अच्छे शिक्षकों, अच्छे प्रशिक्षकों के द्वारा अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध हो पाएगी। भाइयों बहनों, विकास कार्यों की लिस्ट इतनी लंबी है कि सभी के नाम ले पाना संभव नहीं है,
लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि आपका ये बेटा, आपका ये भाई आगे भी खटीमा के विकास में कोई कमी नहीं आने देगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर निरंतर कार्य कर रही है। इसी का परिणाम है कि आज सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में नीति आयोग भारत सरकार के इंडेक्स में देवभूमि उत्तराखंड को पूरे देश में पहला स्थान मिला हुआ है। साथ ही युवाओं को रोजगार देने के मामले में भी हम अग्रणी राज्य बनकर उभरे हैं। हमने एक वर्ष में बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाने में सफलता प्राप्त की है, जो राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। इतना ही नहीं, हमने देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक और डेमोग्राफिक मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए हम पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं। इसी संकल्प के साथ हमने लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। वहीं हमने सख्त दंगारोधी कानून, सख्त धर्मांतरण रोधी कानून भी लागू किया है। इतना ही नहीं, हमने प्रदेश में पहली बार लैंड जिहादियों पर कार्रवाई करते हुए 9,000 एकड़ से भी अधिक जमीन, सरकारी जमीन इन लैंड जिहादियों से मुक्त कराई है। इसके साथ ही 250 से अधिक अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से भी अधिक अवैध रूप से सरकारी भूमि में बनी हुई अवैध संरचनाओं को भी हटाने का काम किया है। इतना ही नहीं, हमने प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी भी प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से हम राज्य में सनातन धर्म को बदनाम करने वाले पाखंडियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने राज्य हित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिनको पूर्ववर्ती सरकारों ने अपने राजनीतिक गुणाभाग के चक्कर में ठंडे बस्ते में डाल दिया था। हमने जहां राज्य में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके एक समाज, समृद्ध समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देवभूमि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य हो गया है जहां संविधान बनाने वाले संविधान सभा के लोग डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो प्रावधान करके गए कि देश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे कोई किसी पंथ का हो, किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, किसी धर्म का हो, देश में सबके लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए। भाई बहनों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां रहने वाले सभी लोगों के लिए अब एक समान कानून लागू हो गया है। और हमारी महिलाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए, ये जो देश की 50% मातृशक्ति हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए 100% का कानून समान नागरिक संहिता का कानून है। वहीं हमने नकल विरोधी सख्त कानून लागू करके नकल माफिया की रीढ़ तोड़ने का काम भी हमने किया है, जिसका परिणाम हुआ है पिछले 4 वर्षों में 26,000 से अधिक नौजवान युवा भाई बहनों को, हमारे बेटे बेटियों को रोजगार का अवसर मिला है और पारदर्शिता के आधार पर मिला है। आप सबको याद होगा, एक समय था जब सरकारी नौकरियों में लगातार फॉर्म भरे जाते थे, लगातार आवेदन किए जाते थे, लेकिन कई वर्षों तक चयन नहीं होता था। अब उन्हीं बच्चों का चयन एक साथ 3-3, 4-4 परीक्षाओं में एक साथ चयन का अवसर उनको मिल रहा है। और सीमांत क्षेत्र से, सामान्य परिवारों से पीसीएस की परीक्षा में, अन्य परीक्षाओं में लगातार चयन हो रहे हैं। भाइयों बहनों, कई बार तो ऐसी स्थिति आ जा रही है बहुत सारे बच्चों के सामने कि वो एक साथ 2-2, 3-3 परीक्षाओं में चयनित हो जा रहे हैं। वो खुद ही कई बार कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि हमको कौन सी नौकरी में जाना है और कौन सी छोड़नी है। आखिर क्या बदला है? आप अगर थोड़ा मनन करेंगे तो समझ में आएगा कि कुछ बदला है। यही नहीं, हमने राज्य में भ्रष्टाचार के रूप में जो दीमक था उसको भी जड़ से समाप्त करने के संकल्प के साथ हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं। इसी का परिणाम है
पिछले 4 वर्षों में हमने भ्रष्टाचार में लिप्त करीब 200 से भी अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का अपना विकल्प रहित संकल्प इस मंत्र के साथ इसको पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है, निरंतर प्रयास कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है आज छठी मैया और भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से और आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से हमारा ये संकल्प अवश्य सिद्ध होगा। इसी दिव्य कामना के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अपनी माताओं को, बहनों को जो कठिन निर्जला व्रत रख रही उनकी छठ मैया सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, उनको आरोग्य दें, उनके घर में सुख समृद्धि दे, हर प्रकार से अपनी कृपा करें। इतना छठ मैया से प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब मेरे साथ मिलकर बोलिए, छठी मैया की, छठी मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद।